Hi and hello everyone. Welcome back to Spring 2PSC where in which we are discussing the class 11th history of Tamil Nadu board and हम है chapter 21 में where we are discussing the इंडिया अंडर मुगल्स। तो ये चैप्टर हम इस पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री मुगल्स की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं जैसे कि कैसे कैसे कौन कौन से रूलर्स आए मुगल एम्पायर में। अब हम समझेंगे कि पूरा का पूरा लाइफ कैसी थी, लाइक इंडिया कैसा था मुगल्स के अंदर। तो हम इसमें समझेंगे, इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लीजिए। हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, मुगल नोबिलिटी, रूलर मासेस, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ मुगल्स के अंदर, जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो इस पार्ट में हम फर्स्ट चीज़ में फोकस करने वाले हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, मुगल नोबिलिटी, रूरल मासेस एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ समझ लेते हैं पहले। मुगल एम्पायर के टाइम पे आपको सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स देखने मिले थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत से यूरोपियन ट्रेवलर्स आए और जब वो आए तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ट्रेवलर आता है तो अपने अकाउंट्स लिखता है। तो अपने अकाउंट्स में उन्होंने इंडिया की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड उन्होंने सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया भारत की। इन जनरल उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फ्लरिश कर रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। ऑल्सो किस तरह से लग्जरियस लाइफ जो एरिस्टोक्रेट क्लासेस हैं, एलिट क्लासेस हैं, वो जीते थे। ऑन द अदर साइड इन्होंने मेंशन किया था कि यहाँ पे पॉवर्टी भी थी, सफरिंग्स भी थी, किनकी लाइफ में, ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में। तो एलिट तो लग्जरियस और प्रॉस्पेरिटी जो है इंश्योर कर रहे थे और अच्छे से जी रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो आपके पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, वो उनमें पॉवर्टी और सफरिंग्स थी। मुगल नोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो नोबल्स थे मुगल पीरियड के टाइम पे वो प्रिविलेज क्लास में आते थे और मोस्ट ऑफ देम दे वर द फॉरेन टर्क्स, अफगान। तो अफगान और तुर्क से आने वाले जो फॉरेनर्स थे वो थे और उनको उन्होंने नोबल्स बना के रखा था। बट यहाँ पे हमेशा टसल थी इनके बीच में। हाउएवर मैनी ऑफ देम सेटल डाउन इन इंडिया, उन्होंने परमानेंट होम बना लिए एंड they readily assimilated themselves into the Indian culture, society and everything. At the same time, they remained some of their personal traits as well. अकबर के टाइम से हिंदू, पर्टिकुलरली राजपूत नोबैलिटी में आने लगे थे। जैसे कि हमने देखा था ना कि इनके जो राजपूत पॉलिसी थी वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी और जब इन्होंने रिलेशंस बना लिए थे राजपूत किंगडम्स के साथ तो उनको अपर पोजीशंस में यहाँ पे वो एम्प्लॉय करने लगे थे, इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में एम्प्लॉय करने लगे थे। जैसा कि लाइक राजा मान सिंह, राजा बीरबल, राजा तोदरमल, इनके बारे में हम मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद मराठा ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था इनकी सर्विसेज में। तो यहाँ पे क्या है, मराठा और जो मुगल राजपूत रूलर्स हैं वो आपके नोबिलिटी में आने लगे थे। मुगल नोबल्स दे वर पेड हायर सैलरीज बट इनके एक्सपेंसेस भी उसी तरह से बहुत हाई हुआ करते थे। हर एक नोबेल को बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट, हॉर्स, एलिफेंट्स दिया जाता था जिसको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। नोबल्स लग्जरियस लाइफ फॉलो करने का पूरा ट्राई करते थे, लाइक इन द स्टाइल ऑफ द मुगल एम्परर्स, एंड दे वोर वेरी फाइन क्लोथ्स, इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाते थे, कॉस्टली ज्वेल्स पहना करते थे और सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया करते थे इन अ वे। और तो और जो मुगल एम्परर हैं उनको कॉस्टली प्रेजेंट्स भी दिया करते थे। ऑफकोर्स उनके साथ अच्छे रिलेशंस तो बना कर ही रखने हैं। नाउ रूलर मासेस किस तरह से थी, देखिए वेल्दी पीपल सिल्क कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं, पुअर पीपल उनके पास मिनिमम क्लोथ्स भी नहीं थे, उनको क्लोथिंग्स, इवन सफिशेंट क्लोथिंग भी नहीं मिल पाती थी विंटर टाइम पे। निकेटिन ऑब्जर्व किया था कि जो डेक्कन के लोग हैं दे वर बेयर फुटेड, है ना, पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। एंड इट माइट बी टू द हायर कॉस्ट ऑफ द लेदर, क्योंकि उस वक्त पे लेदर का कॉस्ट भी ज़्यादा था। राइस, मिलेट्स, पल्सेस, ये सब स्टेपल फूड था, कॉमन लोग इसको खाया करते थे। फिश कोस्टल रीजन में पॉपुलर था। घी, ऑयल ये थोड़े चीपर कॉस्ट में थे। सॉल्ट, शुगर एक्सपेंसिव थे। तो यहाँ पे आप थोड़ा कॉस्ट प्राइसेस देख लीजिए। एंड एज अ प्लेंटी ऑफ कैटल्स वर कैप्ट बाय द रूरल पीपल, मिल्क प्रोडक्ट्स वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में मिलेंगे रूरल मासेस के आसपास। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, सो an estimate claims that the population of India at the beginning of 17th century was about 125 million. ठीक है, plenty of land was available for the cultivation. इतनी के बाद भी आपके पास एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए काफ़ी लैंड अवेलेबल था।
There was a large variety of crops such as wheat, rice, gram, barley, pulses, इनको कल्टिवेट किया जाता था. कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, ऑयल सीड्स, इनको भी कल्टीवेट किया जाता था. 17th सेंचुरी के आसपास 2 नई क्रॉप्स भी आई थी, टबैको एंड मेज़. इनको ऐड किया गया था और इनका बहुत ही अच्छा रोल भी है. पोटैटो, रेड चिलीज़ लेटर 17 में आई थी, बट नो एग्रीकल्चरल टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस. यू कैन सी कि हमने variety of crops was introduced but not the variety in the techniques of the agriculture was introduced. So however India was able to export food items जैसे कि राइस, शुगर है, अपने नेबरिंग कंट्रीज से एक्सपोर्ट कर पा रहा था. Now what about growth of trade? So Indian trading classes वो लार्ज नंबर में पूरे देश में फैली हुई थी, ऑर्गेनाइज थी, प्रोफेशनल थी. सेठ, बोहरा ट्रेडर्स, दे वर स्पेशलाइज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. लोकल ट्रेडर्स को बोला जाता था बनिक. दूसरे क्लास के ट्रेडर्स से जिनको बंजारा बोला करते थे, वो बल्क में स्पेशलाइज्ड गुड लेके चला करते थे और वो लॉन्ग डिस्टेंस चला करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे अपने गुड्स को बेचने के लिए. एंड द बल्क गुड्स देर वर ऑल्सो टेकन थ्रू द रिवर्स एंड द बोट्स, तो इनको बंजारा बोलते हैं. तो अब ये बात याद रखना है कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी वो किसी एक कास्ट या रिलीजन से बिलोंग नहीं करती थी. गुजराती मर्चेंट्स में आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, जैन्स भी मिल जाएंगे, मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे. राजस्थान में आपको ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल, तो जो उनको बाद में मारवाड़ीज बोलते हैं, वो मिल जाएंगे. मुल्तानी, खरत्रीज और अफ़गानीज़, उन्होंने भी सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड किया था. साउथ इंडिया में चेतीज़ जो कि कोरलमंडल कोस्ट में होते थे, मुस्लिम मर्चेंट्स मालाबार कोस्ट के, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी. तो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से ट्रेडिंग कम्युनिटी बिलोंग नहीं कर रही थी. नाउ बंगाल ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया शुगर, राइस एज वेल एज डेलिकेट मसलिन एंड सिल्क. कोरोमंडल कोस्ट जो था वो आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेमस सेंटर था. गुजरात एंट्री पॉइंट था फॉरेन गुड्स के लिए, और बहुत सारे फाइन टेक्सटाइल्स और सिल्क भी नॉर्थ इंडिया के लिए लेके जाया करते थे यहाँ से. इंडिगो, फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट किया जाता था गुजरात से. एंड आप मान लीजिए कि इट वॉज ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर, जैसे कि शॉल, कारपेट्स. तो आप समझ लीजिए गुजरात फॉरेन एंड एग्जिट पॉइंट था आपके गुड्स का. नाउ बहुत से इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट्स भी होते थे इंडिया में, एंड जैसे कि मेटल के टिन, कॉपर, वॉर हाउसेस, लग्जरी आइटम्स सच एज आइवरी. BOT was maintained, that is the balance of trade was maintained by the import of goods and silvers. फॉरेन ट्रेड का ग्रोथ हुआ था एंड उसकी वजह से आपका इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हो गया गोल्ड एंड सिल्वर का 17th सेंचुरी में. डच एंड इंग्लिश ट्रेवलर्स जो कि गुजरात आए थे, दे फाउंड दैट इंडियन ट्रेडर्स वर अलर्ट एंड ब्रिंक्स. ओके, सो दैट इज़ हाउ यू सी कैसे किस तरह से ट्रेड हुआ करता था. सो फॉर नाउ वी हैव अंडरस्टूड द इंडिया अंडर मुगल्स, वेन इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, मुगल नॉबिलिटी, रूरल मासेस, ग्रोथ ऑफ ट्रेड. सो ये सारी चीज़ें हो गई. नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कल्चरल डेवलपमेंट अंडर मुगल्स, वेन इन विच वील डिस्कस द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड म्यूजिक एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सो दीज थिंग विल बी डिस्कस्ड in part 2. So stay tuned for that. And this is it for this session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ पढ़ने से, वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.